हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पहुंचे हैं एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 की तरफ, क्योंकि इससे पहले मैंने 9 चैप्टर आपको कराए हैं और 9 की डिटेल्ड वीडियो जो है प्लेलिस्ट के रूप में आपके चैनल इस पर उपलब्ध हैं और उम्मीद करता हूँ साथ साथ चल रहे होंगे, देख रहे होंगे आप लोग सभी, है ना। आज हम लोग बड़ा ही ईजी एक बहुत आसान चैप्टर आपके सिलेबस का है और छोटा भी है, जल्दी हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम उसकी पहली वीडियो में आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर जो है वो सामने लिखा है, आपने पढ़ लिया होगा पहले ही कि चैप्टर नंबर 10 है हमारा, 10वां चैप्टर है व्रत, सर्कल जो है ना। अब इस चैप्टर को शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत करने का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज है, यानी कि पहले वाली जो इसकी जो प्रश्नावली है बेटा, पहली एक्सरसाइज अंग्रेजी में कहो चाहे तो, ठीक है ना, आपके पास में 10.1 ही तो है, हाँ 10.1। इस 10.1 का इंट्रो मतलब जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन जरूर कराता हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब वो सभी बातें हो जाती हैं जो कि मेन पॉइंट्स है, फिर एक्सरसाइज में सिर्फ उन पॉइंट्स को अप्लाई करके, यानी कि जो चीज़ें सीखते हैं हम इंट्रोडक्शन में उन्हीं को का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज में चलते हैं और एक्सरसाइज को आसान बना लेते हैं। तो हम लोग 10.1 का इंट्रोडक्शन, और एक्सरसाइज बहुत छोटी है तो मैं इसी वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन भी आपको आज करा दूंगा, ठीक है, आपके पास में। लेकिन थोड़ी सी बात आपको जान लेने वाली ये है, क्योंकि आपके पास क्लास 9th में भी एक चैप्टर था सर्कल ही, और आई थिंक वहाँ पे भी ये चैप्टर नंबर 10 ही था, है ना, क्लास 9th में, ठीक है, आपके पास में क्लास 9th के अंदर भी चैप्टर व्रत था आपके पास में, और वो चैप्टर वहाँ भी आपके पास 10th चैप्टर ही था, है ना। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्लास 9th का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना ज़रूरी था, वहाँ पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी थी क्लास 9th के व्रत के अंदर, और उन चीज़ों का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग घबराएं मत। घबराने का मतलब ये कि कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने क्लास 9th की वीडियोस या क्लास 9th का वो व्रत चैप्टर नहीं किया है ना। वो सोचोगे सर ये तो हमारा गोल हो गया मामला कि क्लास 10th का तो हमें समझ नहीं आएगा। नहीं, ये जो इंट्रोडक्शन की जो बात होती है ना बेटा, आपको पता है मेरे चैनल पे, है ना, ये इंट्रोडक्शन इसी मर्ज की दवा है कि आपके पिछले जो पाप आपने किए हैं शायद वो इसमें आपको मतलब बराबर हो जाएंगे। कहने की बात यह है, अगर कोई चीज़ें आपकी पीछे छूट गई हैं, जैसे क्लास 9th का चैप्टर अगर व्रत आपने छोड़ दिया है, तो मैं ऐसी कुछ बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं, ऐसे पॉइंट्स, थोड़े से जो पॉइंट्स वहाँ डिस्कस हुए थे, लेकिन मैं उनको अपनी भाषा में आपको वो पॉइंट्स सारे बता दूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको क्लास 10th का चैप्टर समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बशर्ते ये है वीडियो को बड़े आराम से और ठंडे दिमाग से पानी पीते रहे, साथ साथ आराम से देखना, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करते हैं जो कि क्लास 9th में थे और जिनका यूज़ जो है हम लोग क्लास 10th में भी करेंगे और जिनके बिना काम नहीं चलेगा, बात सीधी सी है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग बात कर लेते हैं, व्रत की ही बात कर लेते हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ये नंबरिंग नहीं करते, डायग्राम से चलते हैं कि सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये कोई हमारा व्रत है ना। अभी ये मैं हाथ से बना रहा हूँ भाई, आपको व्रत ना लग रहा हो तो अंडा लग रहा होगा, मुझे लग रहा, लेकिन भाई हाथ से बना रहा हूँ तो शायद ऐसा ही बनेगा। इससे बेस्ट प्रयास करता हूँ एक बार और बनाने का, इससे बेस्ट अगर बन जाए, इससे अच्छा अगर बन जाए तो लेट मी ट्राई, है ना, कर ही सकते हैं ना बेटा। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है, हाँ, पहले से कुछ ठीक बना है इस बार, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, व्रत होता है। क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या है ये? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि व्रत है बेटा, ये अभी व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत के लिए आपको केंद्र की आवश्यकता होती है, कि ये तो मैंने हाथ से बनाया है, आप तो प्रकार से बनाओगे, ठीक है ना। आपके पास में आप तो कंपास से बनाओगे भाई, आपके पास है एक सिस्टम बनाने का। और अगर किसी के पास कंपास नहीं, धागे से बना लेते हैं, जैसे क्रिकेट का ग्राउंड बनाते हैं कि ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच एक लकड़ी या कुछ भी गार्ड करके उसमें एक रस्सी बांध करके यूं उसे ऐसे घुमा देते हैं चारों तरफ, तो हमारा ग्राउंड तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो सर्कल को बनाने के लिए बेसिकली हमें केंद्र की जरूरत तो होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, ऐसा थोड़ा ही ना, ये क्या है,
ठीक है, उसके मन में, आपके मन में आएगा सर जी व्रत है, व्रत ना कहना उसको, कहना कि भी तो ये मुझे ओ लग रहा है, जीरो लग रहा। वो कहेगा कि व्रत है, तो अरे यार पहले केंद्र तो बता, बिना केंद्र के ऐसा कौन सा व्रत है जो बिना केंद्र के बन जाएगा? नहीं, तो केंद्र अगर है तो हमने जैसे केंद्र, अब ये व्रत बना है, ये केंद्र है तो व्रत बना है। ये तो मैं ऐसे ही मजाक में तुम्हें बातें बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं बातें तो कुछ और ही करनी है, ठीक है, बातें तो हमें कुछ और ही करनी है। चलिए, अब ये हमारा व्रत है, व्रत के अंदर दो तीन बातें आपको, छोटी छोटी बातें आपको बताई दे रहे हैं कि क्या इसको केंद्र को अगर मैं ओ कह दूं और हम लोग इस केंद्र से इसकी ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री है, इस बाहर वाली बाउंड्री का भी नाम अभी बताऊंगा क्या है। पे अगर कोई कहीं भी एक पॉइंट ले लो, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, और अगर मैं ओपी देखूं, ओपी, ठीक है, आपके पास में, तो ये ओपी कहलाती थी आपके पास में, क्या कहलाती थी? ये त्रिज्या होती थी। क्या होती थी? त्रिज्या। या नहीं होती थी त्रिज्या? बताइए, इतनी बात तो बहुत बच्चों को पता होगी। त्रिज्या होती थी, और अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते थे रेडियस। क्या कहते थे? रेडियस, ठीक है, अंग्रेजी में भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। और ये जो मैं बाहर वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूं आपके साथ, के ये जो है आपके पास, ये जो इसको फील करिएगा, ये जहां मेरा मार्कर चल रहा है बेटा, ये मार्कर चल रहा है ना, मार्कर नहीं है, चौक है, ठीक, आपके पास में, तो ये जो चौक चल रही है, ये जो बाउंड्री है बाहर की, ये क्या कहलाती थी इसकी? ये कहलाती थी परिधि। क्या कहलाती थी? परिधि। क्या कहलाती थी मेरे बेटा? परिधि, है ना। और परिधि को हम लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है, फ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक, क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो ये है इसकी दूसरी टर्म, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें, इसका एक और पॉइंट होता था सरकमफ्रेंस के बाद। अच्छा, सरकमफ्रेंस को थोड़ा और अच्छा फील करके आपको महसूस करना कि होती क्या है, तो आप एक इस सर्कल को उठाइए, जिस सर्कल आपके पास में, मान के चलो कि कोई तार का आपने एक सर्कल, बोल रहा हूँ व्रत, मतलब हिंदी में बात करें तो बेहतर है, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको इस व्रत को मैं यहाँ से तोड़ दूं पी से या कहीं से भी, तो मेरे पास जो ये वाला मेरे पास कोई सर्कल था, मैंने इसको यहाँ से तोड़ दिया और इसको पकड़ के इस तार को सीधा कर दिया, तो ऐसी आएगी ना, एक ऐसा तार निकल करके आ जाएगा आपके सामने, और तार निकल करके आएगा तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो तार की जो लंबाई होगी, ये वाली, यही आपकी परिधि के बराबर होगी, है ना, परिधि के बराबर होगी, ठीक है, तो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो ये थोड़ा फील हुआ होगा आपको, है ना। एक और चीज इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान दें, एक चीज और ध्यान दें कि क्या ध्यान दिया जाए, कि अगर हम लोग इसी सर्कल में बता दूं कि ये तो सेंटर था, अगर मैं इस त्रिज्या को थोड़ा और पीछे तक बढ़ा दूं, थोड़ा और नहीं, इस परिधि तक लेके जाऊं, यानी कि ये पूरा फिर आपके पास में बन जाएगा। इसको पी कह दिया, इसको क्यों कह दिया, तो पी क्यू, ठीक है, नहीं आपके पास में क्या, पी क्यू, ये पूरा का पूरा जो आपके सामने है, यानी कि ये हुआ क्या, जितनी त्रिज्या इधर थी उतनी त्रिज्या इधर हो गई, तो त्रिज्या का डबल, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस पूरे थिएटर को हम पूरे उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। बहुत बच्चों को ये पता होगी, क्योंकि बच्चे ठीक ठाक समझदार मुझे लगता है कि जो पढ़ रहे हैं वो हैं। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, ठीक है, डायमीटर। मेरा प्रयास है कि आपको बेसिक बातों से जोड़ दिया जाए, ताकि आपको चीजें जो इस चैप्टर में मैं बताऊंगा वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। अब ये तो हुई बेसिक, ये चीजें बहुत लोगों को पता थी, तो ऐसी कुछ बातें जो क्लास 9th में हमने सीखी हैं उस पर चलते हैं। एक सर्कल दूसरा बनाते हैं, ठीक है, ये भी बढ़िया नहीं बना, हमने अपनी बेस्ट क्वालिटी इस सर्कल में नहीं दी, है ना, तो हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल मतलब हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें बेटा, व्रत क्या है? व्रत। तो अब सही बना मेरे हिसाब से, ये क्या बना? सही बना, अरे वाह, सही नहीं, बहुत सही बना है ना, बहुत सही बना है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इसकी परिधि पर, ये तो सेंटर हो गया, अभी ये व्रत नहीं बना था, है ना, ये केंद्र है, ये ओ कह दो, ओ केंद्र को ओ से भी दिखाते हैं, सी से भी दिखाते हैं, तो कोई दिखाने का तरीका कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बेटा इस व्रत की परिधि मतलब ये बाहर वाली बाउंड्री है। क्रिकेट के ग्राउंड में क्या होता है,
बिल्कुल बीचों बीच पिच होती है, और ये जो होती है इस गोल होता है ना, जहाँ ये चौके वाली यानी कि आपको पता है बाउंड्री जो होती है यही परिधि होती है, यही क्या होती है, परिधि होती है। ये समझिएगा, परिधि के चारों तरफ अगर यहाँ से शॉट मारा यहाँ निकल गया तो क्या हो गया, 4 रन हो गया, ऊपर ऊपर निकाल दिया छक्का हो गया। तो मजे वाली बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं आपके सामने, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सीधी सीधी, आइए इस पे। तो अगर मैं इस परिधि पे कोई 2 पॉइंट ले लूँ, कोई 2 पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, इसको मैं कह दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ए कह दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह दे रहा हूँ, और मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दे रहा हूँ, इन दोनों बिंदुओं को मिला दे रहा हूँ ऐसा करके, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो ए बी है, इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। याद रखना क्या कहेंगे, जीवा। अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ड, CORD, कोर्ड। ठीक, आपके पास एक टर्म ये थी, जीवा, समझ में आई। ठीक, अब थोड़ी सी इसी में बात क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि यही 2 पॉइंट है, ये भी जीवा होगी, ऐसे बना लो आप, ये भी जीवा होगी और ये भी जीवा होगी, और ये भी तो जीवा ही होगी, और केंद्र से जाने वाली जीवा, केंद्र से जाने वाली जीवा यहाँ लिख दूं अगर मैं, क्या कि केंद्र से, ठीक है, केंद्र से जाने वाली जीवा, ठीक है, व्यास कहलाती है। अरे वाह, व्यास कहलाती है। हमने एक बात बताई है, क्योंकि व्यास ऊपर बताया हमने, कहलाती है। व्यास हमने बताया कि व्यास होता है ये वाला जो सेंटर से निकलेगा और त्रिज्या का डबल होगा। आप देख पाओगे भाई, मैंने जीवा बताई थी, मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूँ अभी, मैं आपको समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, ठीक, कि क्या समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं एक व्रत ले लूँ उस तरीके से मेरे भाई, बहुत बढ़िया व्रत बना है ये भी, ठीक ठाक सही, और इसमें अगर मैं देखूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये केंद्र है इसका, मैं ऐसे ऐसे आपकी जीवाएं बनाता जा रहा हूं, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ऐसी होगी जो बिल्कुल केंद्र से निकलेगी, फिर एक जीवा ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ये सारी क्या है, जीवाएं हैं। इसमें केंद्र से जाने वाली जीवा जो है वो क्या है, यही तो है, और यही तो व्यास है। और एक खास बात और है, क्या खास बात है, कि क्या खास बात है कि व्रत की, इस पॉइंट को अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये पॉइंट जो है NOT नोट बना करके आप लिखना चाहें तो याद के लिए लिख सकते हैं। एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, क्या कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, व्यास कहलाती है। सब कुछ व्यास ही को बता रही है भाई। अगर आप कहोगे केंद्र से जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है, वो भी बात सही है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा, भाई सबसे बड़ी तो यही होगी भाई, इससे ऊपर जाओगे तब भी छोटी होती चली जाएगी, नीचे जाओगे तब भी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो कुछ कॉमन सी चीजें थी, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको समझ में आया। बेसिकली मैं बताना चाह रहा था आपको जीवा क्या होती है, जीवा, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जीवा। और जीवा का समझ में आ ही गया कि आप 2 पॉइंट कोई भी परिधि पे लेंगे तो आपकी उनको मिला दो। जैसे इसमें एक और बनाते हैं, जैसे मान के चलो एक पॉइंट तो यहाँ पे है P एंड अनदर पॉइंट हेयर, यहाँ पे Q है, तो अगर मैं P से Q को मिला दूं तो ये भी तो जीवा ही है मेरे भाई, ये भी तो जीवा ही है, ठीक है। इस पे ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, जैसे हमने R ले लिया, इस पे हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे S ले लिया, अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो भी तो मेरी ये RS जो है ये भी तो जीवा ही है या नहीं है। तो ऐसे बहुत बन सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं, जीवा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देन चलिए अब हम चलते हैं, एक और बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। क्या टॉपिक हो सकता है भाई जो इस्तेमाल होना है क्लास 10th में, ज़रा देख लें कुछ ऐसी बातें जो इस्तेमाल होनी है। हाँ ठीक है, ओके। देखिए अगर मैं एक व्रत लूँ, ठीक है, एक व्रत लूँ, व्रत 2 बार बनाना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि हाथ चल नहीं रहा ना सही, कोई बात, अरे यार क्या हो रहा है यार भाई, जल्दबाजी कर रहे हैं क्या, ठीक है कोई बात, ये हमने ले लिया कोई व्रत, चलो ठीक है, काम चलाओ व्रत ले लिया हमने, बढ़िया नहीं बना, वो फर्क हो गया, ऊपर बनाना पड़ रहा ना इस बार, इस वजह से। अगर मैं सपोज कर लूं कि हमारे पास ये पॉइंट ए है, कोई यहाँ पे पॉइंट बी है ना, आपके पास ये केंद्र है इसका सी, ठीक है। इसको जब मैं इससे मिला रहा था तो ये तो जीवा बन जाती है, हमने पहले एक
फिगर ये ली हमने, दूसरी फिगर में हमने समझाया है। और अगर मैं इसको ना मिलाऊं, मैं इसी के साथ साथ चलूं, इसी के साथ साथ चलूं, तो इसको क्या कहेंगे? इस ए बी को क्या कहेंगे? इस ए बी को, ए बी की सीधी दूरी को तो हम जीवा कह रहे हैं, ए से बी तक को मिलाने को तो जीवा कह रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको ना मिलाएं, केवल इसको, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम चाप। क्या कहेंगे हम? चाप। क्या कहेंगे? चाप। और चूंकि देखिए ये छोटा चाप है वृत्त के अंदर, इसको कहेंगे हम लघु चाप। कौन सा चाप? लघु चाप। अंग्रेजी में कहेंगे इसको माइनर, माइनर, ठीक है, माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ऊपर वाला जो हिस्सा ये बनेगा मेरे बेटा, ऊपर वाला हिस्सा, इसको नोट कर लेना चीजों को बेटे दिमाग में, कॉपी में, कहीं भी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लास 9th वाला भूत आपको ड्राई ना, क्लास 9th में आपको जाने की वापस जरूरत ना पड़े। तो इस ऊपर वाला हिस्सा जो ये ए से बी तक घूम के जाएगा, एक बच्चा तो ए से बी तक जाने में इधर छोटा रास्ता तय किया तो उसको हमने लघु चाप कह दिया। और अगर ए से बी तक जाने का रास्ता दूसरा भी तो था, ऊपर घूम के जाए, तो उसको कहेंगे, ऊपर वाले हिस्से को हम इसको कहेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। और अंग्रेजी में कहेंगे इसको मेजर। कैसा? मेजर आर्क। मेजर, यहां भी कैपिटल ले लो ताकि अच्छा लगे, मेजर आर्क। ठीक, तो आई थिंक चीजें समझ में आई होंगी आपको कि चाप कौन कौन से होंगे, लघु चाप और ऊपर वाला दीर्घ चाप। ये कहीं भी बन सकता है। अगर मैं एक सर्कल दूसरा लूं, इसमें यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P और यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया मैंने Q, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इधर वाला जो यहां से यहां तक का है ये PQ, ये तो हो गया लघु, ठीक है, लघु चाप। एंड अनदर वे, ये दूसरा रास्ता ये वाला, इधर वाला, ये हो जाएगा इसका दीर्घ चाप। कौन सा चाप बेटा? दीर्घ चाप। क्लियर है? तो मुझे लगता है सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आपको दिक्कतें ना आए। और अब मैं कुछ अलग चीजें बताऊंगा, आप लोग जो इसमें आपको ठीक ठाक लगता हो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट कर लो, कॉपी में ना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, मैं तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए, अब इसमें एक चीज और आती है हमारे पास में, एक चीज और आती है, एक चीज और आती है। क्लास 10 की बात अभी थोड़ी देर में होगी, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं भागना चाहते कि तुम्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस पे पहुंचा दूं और आप वीडियो को छोड़कर निकल जाएं किसी और वीडियो पे, कि कहेंगे कि सर बेसिक बातें तो क्लियर नहीं हुई हैं, हमने तो 9th का पढ़ा ही नहीं था, तो समझ में कैसे आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक सर्कल और लेते हैं हमारे पास। ठीक है, ये कोई व्रत है, अब काम चला लो भाई ऐसे ही टेढ़े मेढ़े व्रतों से ही। ये कोई व्रत है, और अगर मैं इस व्रत पे कोई पॉइंट यहां ले लूं A एंड यहां पॉइंट ले लूं मैं B, ऐसा ही जैसे उसमें किया था, और मैं इसको इससे मिला लूं, अब आपको पता चल गया ये क्या है, ये क्या है, AB क्या है, AB क्या है, AB क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। ये तो हमने बता चुके, बार बार नहीं बताया, लेकिन काम इसी से होगा। ये जीवा क्या कर रही है एक्चुअली? ये जीवा क्या कर रही है? ये जीवा क्या कर रही है? ये जीवा हमारे इस व्रत को दो हिस्सों में काट दे रही है। एक गोल रोटी को हमने चाकू से दो हिस्सों में काट दिया है, एक हिस्सा ये छोटे वाला है, एक हिस्सा ये बड़े वाला है। इस छोटे वाले हिस्से को हम लोग बेटा कहेंगे, छोटे वाले हिस्से को कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? क्योंकि व्रत का खंड ही तो है ये, वृत्तखंड है ना, व्रत का टुकड़ा वृत्तखंड है, वृत्तखंड है। लेकिन ये कैसा है? छोटा है। कैसा है ये? छोटा, तो उसको कहेंगे लघु। कैसा? लघु वृत्तखंड। ठीक है, आपके पास में। और ऊपर वाले को हम लोग, ये बड़ा वाला हिस्सा है तो उसको कहेंगे, इस वाले को कह देंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। याद रहेगी बात कि जीवा जब भी किसी भी वृत्त को दो हिस्सों में काटती है तो एक हमारा लघु बन जाता है, एक हमारा दीर्घ वृत्तखंड बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा केस डिस्कस करें मेरे भाई, दूसरा केस डिस्कस करें, ये हमारा केंद्र है। इस बार हमने क्या कहा कि इस व्यास ने काट दिया इसको दो हिस्सों में, कि एक तो ऊपर आप कहोगे अब तो बड़ा छोटा है ही नहीं सर जी, अब तो बंटवारा बराबर का है, तब क्या कहोगे इसको? तब आप सीधी बात है ये अर्धवृत्त बन जाएगा, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, और नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, कोई दिक्कत ही खत्म हो गई सारी। तो अगर जीवा व्यास वाली जीवा काटे इसको दोनों बराबर हिस्सों में, तो हम लोग इसको फिर वृत्तखंड ना कह करके इसका स्पेशल नाम इस्तेमाल करेंगे कि जी सर अर्धवृत्त, आधा वृत्त, सेमी सर्किल हो गया। अच्छा,
इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं वृत्तखंड को कहते हैं सेक्टर, क्या कहते हैं सेगमेंट, सॉरी क्या कहते हैं सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। ये हो गया लघु का मतलब माइनर सेगमेंट, आप कह सकते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है माइनर सेगमेंट। और इसको कह सकते हैं बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है आपके पास। अर्धवृत्त को कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है सेमी सर्कल आपके पास में, सेमी सर्कल, ठीक। तो वृत्तखंड समझ में आना, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड तब आता है जब जीवा काट देती है किसी भी वृत्त को, ठीक है ओके। चलिए अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, फिर हम लोग क्लास 10th की बात करेंगे, घबराए नहीं कि आप बस वीडियो में भाई मैं इसलिए समय दे रहा हूं ताकि आपको चीजें जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं समझ में अच्छे से आ जाएं, ठीक है। अब हम लोग एक सर्कल और बनाते हैं, एक सर्कल और बनाते हैं, और बेटा इसके अंदर हम लोग एक पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग यहाँ बी बना लेते हैं, और यहाँ पे केंद्र लेते हैं इसका सी। केंद्र को हम लोग चाहे तो ओ कह लें या सी कह लें, आई थिंक सी फॉर सेंटर अगर यूज कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखें कि अभी तो हम क्या करें, अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको मैं इससे मिला दूं तब भी हमारे दो हिस्से बन रहे हैं, तब भी हमारे दो हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा ऊपर वाला है हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा है। तो इस तरीके की आकृति में जो ये फिगर बनती है, जो ये बनता है, इसको कहते हैं हम त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। अरे भाई ये त्रिज्या ही तो, त्रिज्या, ये त्रिज्या ही तो है, ये भी तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ही तो इस सर्कल के खंड कर रही है, ये त्रिज्या ही तो इसके सर्कल के खंड, जहां जीवा खंड कर रही थी वृत्त के, यहाँ पे त्रिज्या खंड कर रही है तो हम इसको त्रिज्या खंड कह देंगे। और इसको कहेंगे हम लोग, ये छोटे वाला है तो लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कह देंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है ना आपके पास में त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या खंड कैसा लिख दिया मैंने यार, भावनाओं को समझो यार, है ना, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, त्रिज्या खंड, ठीक आपके पास। और त्रिज्या खंड को इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इसको सेक्टर, इसको सेक्टर कहेंगे, हाँ ठीक है, इसको कहेंगे सेक्टर। ये एक ये छोटे वाला सेक्टर है तो उसको कहेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है आपके पास में। एंड दिस वन ये बड़े वाला है तो उसको कहेंगे मेजर सेक्टर, मेजर, ठीक है सेक्टर। आपको टेंशन ना लो, सेक्टर आपको जब मैं सवाल कराऊंगा तो बार बार रिपीट करता रहूंगा चीजों को, और ताकि आपको ये चीजें ऐसी नहीं है मैं एक बार बता रहा हूँ छोड़ दूंगा फिर नहीं, जब भी जहां भी इस्तेमाल होगा वहीं बताऊंगा भैया, टेंशन ना लेनी किसी भी बात की, ठीक है। अब ये हो गया आपका, और क्या इसमें इस्तेमाल हो सकता है, किताब जरा उठाने का समय आ ही गया है, और क्या इसमें इस्तेमाल हो सकता है, किन चीजों का इस्तेमाल होगा। लगभग मैं सब चीजें आपको बता चुका हूँ, जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्या खंड और चाप क्या होता है, ये सब बातें बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्लास 10th वाले चैप्टर पे चलते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से समझ करके वीडियो को चाहे दोबारा फिर देख लेना, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब हम क्लास 10th में पहुंचेंगे, किस में पहुंचेंगे, क्लास। अगर छूट गया हो कोई बीच में, यहाँ जिसका जिक्र होगा यार सवाल में, ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आएगी मुझे कि नहीं वो मैंने वहाँ नहीं बताई है इंट्रोडक्शन में, और मैं टेंशन ना लेनी, मैं उसी सवाल में उसको अलग से समझाऊंगा अगर कोई नई चीज़ आएगी तो। चलिए अब हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है, हमें क्लास 10th में अब हम शुरू कर रहे हैं, हमें रेखा, ठीक है, रेखा तथा वृत्त में, वृत्त के साथ क्या क्या संबंध बन सकते हैं, रेखा, एक रेखा के, रेखा का मतलब समझते हो कि लाइन है ना, लाइन के इस वृत्त के साथ क्या क्या संबंध हो सकते हैं, ठीक भाई, क्या क्या संबंध हो सकते हैं, पहले ये पढ़ा जाए। क्लास 10th में आ गए हम लोग, 9th का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और 9th में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं 9th क्लास की वृत्त की वीडियो देखना शुरू करूं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही जरूरत थी मुझे, सिर्फ जितना मैंने बताया है वो पर्याप्त है बेटा, ठीक है। तो अब अगर 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 हम लोग
क्लास 10th की बात करें तो अगर मेरे पास ये व्रत है, मैं 3 व्रत बनाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। अरे यार व्रत ही नहीं बन रहा मेरे से तो आज, ठीक है। ये अगर हमारे पास कोई व्रत है, चलो काम चला लो भाई, एक व्रत ये रहा, एक व्रत ये रहा, ठीक है। देखना कौन सा सबसे बढ़िया बनेगा, कमेंट में बताना फिर मुझे, फर्स्ट वाला बना, सेकंड वाला बना, थर्ड वाला बना, जोन सा भी है, मुझे तो भैया मेरे लिए तो सारे ठीक है, मेरा काम चल रहा है, ठीक है। ये भी व्रत है, ये व्रत नहीं है अभी, केंद्र बना लो उनका पहले, ये केंद्र व्रत हो गया, केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, समझ में आ रही है बात आपके पास में, ठीक। व्रत के केंद्र की होना जरूरी है तभी तो क्लियर होगा। चलिए अच्छा, एक रेखा हमने, अगर मैं रेखा कहूं कि एक रेखा तो ऐसी जो यूं निकल जाएगी, यानी कि जो इससे कोई मतलब नहीं रखेगी, तो कोई संपर्क है ही ना इसका। ये व्रत है, व्रत के बराबर से रेखा निकल गई, तो इस रेखा को हम लोग कहेंगे, याद रखना है, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे, ये जो रेखा है बेसिकली, इस रेखा को हम लोग कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, आपके पास में किताब से देख लूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अगर एक बार मैंने मिस्टेक कर दी और वीडियो अपलोड होगी तो मेरे पास मौका नहीं रहेगा अपनी गलती को सुधारने का, और बच्चे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपनी पूरी जान बांटेंगे फिर। अप्रतिच्छेदी रेखा, ये वाली, कौन सी वाली? ये वाली जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास में, कि अगर ये लाइन हमारी इस तरीके से निकल जाए, व्रत को काटती हुई, कैसे करती हुई? व्रत को काटती हुई, यानी कि ये क्या कर रही है कि इस व्रत को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही, एक इस पे और एक इस पे। इसको अगर मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, तो क्या बनेगा? ये वाला क्या बनेगा बताओ मुझे अब? व्रतखंड बनेगा, एक ये लघु व्रतखंड, एक ये दीर्घ व्रतखंड। तो इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा, ठीक है। छेदक, छेदक, छेदक से आप समझ जाओगे, छेद करती हुई निकल जाएगी, छेदक रेखा, ये कंडीशन है छेदक रेखा की। एंड थर्ड वन, और बहुत ही जरूरी कंडीशन है भाई, एक तो ऐसी स्थिति है, ठीक है, एक तो ऐसा है जो कोई मतलब ही नहीं रख रहा व्रत से, दूसरा ऐसा है तो मतलब रख रहा तो काट के चला गया, और तीसरा ऐसा बेचारा हल्का सा टच करके निकल गया ऐसे करते हुए, यानी कि एक पॉइंट पे टच करता हुआ, यानी किसी एक पॉइंट पे इसको स्पर्श करता हुआ। इस पॉइंट को अगर मैं पी कह दूं तो आप देख रहे हैं कि ये इसको क्या करता जा रहा है, इसको कहते हैं ये छेदता हुआ जा रहा, ये कह रहा है कि ये कुछ करके ही नहीं जा रहा, तो ये तो अप्रतिच्छेदी हो गया, ए शब्द आगे मतलब कुछ नहीं है भैया, ये तो बेकार मामला है। और ये वाला क्या है? ये छेदता हुआ जा रहा, लेकिन ये क्या है? ये किसी को टच करता हुआ जा रहा, ये केवल एक पॉइंट पे इसको हल्का सा टच करता हुआ जा रहा, तो उसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। और इसी स्पर्श रेखा की हम लोगों को स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट, ठीक है। बाकी को क्या कहते हैं जानने की जरूरत नहीं है, वो आप गूगल कर लेना, मैं लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कि आप लोग इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा का ही काम है और स्पर्श रेखा का ही चैप्टर है, ये मान के चलिएगा आप। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे करने हैं हमें स्पर्श रेखा पे। तो स्पर्श रेखा समझ में आई कि स्पर्श रेखा का मतलब है कि ऐसी रेखा, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो व्रत को किसी एक बिंदु पर बिल्कुल टच करती हुई जाएगी, है ना, तभी तो स्पर्श करती हुई जाएगी। स्पर्श का मतलब बिल्कुल टच करती, टच तो हमेशा जो होता है वो तो किसी एक ही पॉइंट पे होता है भाई। तो ये होती है हमारे पास में स्पर्श रेखा। तो मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, अगर आप स्पर्श रेखा का कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी देखना चाहो, व्यवहारिक उदाहरण का मतलब मैं क्या कहूँ, व्यवहारिक उदाहरण कहाँ देखोगे आप? याद करो कुछ कहानी। जैसे आप कुएं तो आपने देखे नहीं होंगे, सब मॉडर्न बच्चे हैं, पानी खींचने वाले कुएं होते हैं, उस पर रस्सी पड़ी रहती है। या कहीं किसी के यहाँ पे ना, आपने एक बात नोट करी होगी, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, किसी के यहाँ, आपके यहाँ कहीं अभी हाल फिलहाल में कोई किसी ने नल लगवाया हो या समरसेबल लगवाया हो, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है कि वो एक चक्री सी लगी रहती है ऊपर, व्रत टाइप ऐसी, और इस चक्री पे क्या होता है, इस चक्री पे से एक रस्सी ऐसे जाती है, एक रस्सी ऐसे जाती है, और क्या करते हैं यहाँ पे, तो वो जमीन के अंदर इससे तो बोर किया जाता है नीचे की तरफ, है ना, ताकि पानी निकल आए, और यहाँ पे आदमी खड़े होकर के, खड़े होकर के ऐसे, खड़े होकर के, खड़े होकर के कैसे, यहाँ हाथ से इसको पकड़ के, अरे कैसा आदमी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हाथ से इसको पकड़ लिया यूं, और ऐसे खड़े होकर के जमीन पे इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो इसको खींचते हैं तो ये आपको समझ में आ रहा ना, इसको बोर करने के लिए, और ये चक्री लगी रहती, चक्री थोड़ी बड़ी बना दी हमने, आदमी से भी बड़ी, लेकिन क्या होता है, पानी जो है
सॉरी ये चक्री से ये रस्सी जो है ऐसे नीचे लटकी रहती है। आप देख पा रहे हैं तो एक खास बात है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली सीधी रेखा, ये ठीक है आपके पास में, ये जो नीचे की तरफ आ रही है यही स्पर्श रेखा है। इसको अगर ऊपर की तरफ खींचा जाए तो वैसे तो जाएगी सीधी करके यूं, है ना। तो ये स्पर्श रेखा का उदाहरण है आपके पास में, सीधा सीधा। चलो इतनी सोचने वाली बात नहीं है, छोड़ो इसको यार, क्या बता दिया हमने, 2 मिनट इसमें खर्च कर दिए। चलिए लेकिन ठीक है, जो बता दिया ठीक बता दिया यार, है ना। चलिए अब हम लोग एक बात करें, हमारा जो टॉपिक है बेसिकली निकल के आता है वो ये है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये टॉपिक निकल के आता है जिसमें हमें चर्चा करनी है। ठीक है, जरा मैं कैमरा चेक कर लूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके चल रहा काम। तो वृत्त की स्पर्श रेखा को लेकर के कंडीशन क्या है, बेसिकली हमारे पास ये वृत्त है और वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है हमारे पास कि वृत्त को बिल्कुल ऐसे टच करती हुई किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा है क्या एक्चुअली? स्पर्श रेखा हमेशा है क्या, मैं आपको बता दूं कि छेदक रेखा तो 2 पॉइंट्स पे काटती हुई जाती है, छेदक रेखा केवल एक पे है ना। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों पॉइंट जैसे ये ए था और ये बी था, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाए, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, यानी कि छेदक रेखा, ये एक छेदक रेखा ही है जिसके दोनों पॉइंट, भाई छेदक रेखा के हमारे पास ये छेदक रेखा के 2 पॉइंट होते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, वो छोटी फिगर बनी थी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाए तो आपके पास कहाँ पहुंच जाएगी रेखा, यहाँ पहुंच जाएगी, तो हमारे पास स्पर्श रेखा है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो छेदक रेखा का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कौन सा? एक खास स्थिति है कि जब उसके दोनों पॉइंट जो हैं एक ही पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में बात थी। ठीक, स्पर्श रेखा आपको समझ में आई ना, कैसे से बनेगी, कैसे बनेगी? दोबारा फिर, ये अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो ऐसी स्पर्श रेखा बन जाएगी, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो ऐसी स्पर्श रेखा बन जाएगी, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो ऐसी स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो याद रखना है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, और ज़्यादा बातें नहीं करनी, ठीक है। ठीक, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब टच करती है। जब एक ही बिंदु पर करे तो उसको प्रतिच्छेद ना करके आप स्पर्श भी कह सकते हैं कि स्पर्श करती है। स्पर्श, इस प्रतिच्छेद की जगह आप लोग स्पर्श भी लिख सकते थे कि केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये भी पॉइंट इसमें दिखाया गया है, तो मैंने बताया है आपको कि छूटे ना चीजें, इंट्रोडक्शन है तो चीजें अगर छोड़ दी गई तो समस्याएं बनाएंगी आपके सामने। ठीक है, अब हम लोग एक बात और बता दें कि जैसे मैं एक फिगर और बना रहा हूं आपके सामने कि ये सर्कल है मेरे भाई, ये सर्कल है, ठीक है, और लेट्स टेक यहाँ पे कोई पॉइंट है एंड इस पॉइंट को हम लोग ऐसे यहाँ पे ये स्पर्श रेखा जा रही है, ये क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है बेसिकली। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? इस पॉइंट पी को हम लोग क्या कहेंगे? ये पॉइंट कहलाएगा, ये तो केंद्र है, ठीक है, ये तो केंद्र है आपका सी, ये तो केंद्र है सी, और इसको बेटे हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, स्पर्श बिंदु, या इंग्लिश में कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और कुछ बचा है? नहीं, अभी कुछ नहीं बचा। एक पर में आती है, अभी इसमें एक रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चंस करते समय इसका इस्तेमाल मैं बहुत करूंगा, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा करूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस करने में जो मदद हमें करती है पर में, वो है, ये कहा गया है, ये रिजल्ट है। आप ज्यादा इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मेरे पास कोई भी वृत्त है और वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से है, तो ये पॉइंट हमारा P क्या रहेगा? स्पर्श बिंदु है। क्या है? स्पर्श बिंदु है, ठीक है। ये इसका सेंटर आपके पास में C रहेगा। अगर मैं इस C को P से मिला दूं मेरे बेटा,
इस सी को पी से मिला दूं तो ये सी पी क्या है, त्रिज्या ही तो है। सी पी क्या है, व्हाट इज सी पी, सी पी सी पी सी पी क्या है, त्रिज्या ही तो है। अरे वृत्त की परिधि पे ही तो कोई पॉइंट लेते हैं और केंद्र से मिला देते हैं ऐसे, तो ये त्रिज्या ही तो बनती है। और हम इस स्पर्श रेखा की बात करना चाहे तो थ्योरम जो है परमे नंबर कौन सी है भाई, 10.1 है ना, 10.1 जो है वो ये कहती है रिजल्ट मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि इस्तेमाल करना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। बेसिकली मेन पॉइंट ये है, या उनकी भाषा में कहें, किनकी भाषा में कहें, एनसीईआरटी वालों की भाषा में कहें कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा ही 90 डिग्री का कोण होता है। ये तो मैंने अपनी भाषा बता दी दोबारा से कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं। परस्पर लंबवत का मतलब ये कहिएगा कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा, ठीक है, परस्पर लंबवत होती हैं। लंबवत मतलब समझते हो ना बेटा कि परस्पर 90 डिग्री के कोण पे होती हैं। लंबवत का मतलब ये एंगल 90। इस केस में क्या बनेगा, इस केस में ये वाला एंगल 90 बन जाएगा। कहीं भी बना लो आप, एनीवेयर, लेट्स टेक हियर, यहाँ पे ले लें, ये हमारे पास में अगर मैं इससे इसको मिला दूं तो ये एंगल 90 बनेगा, है ना। तो समझ में आ रही होगी बातें, इजीली समझ में आ रही होंगी, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई कि आपको दिक्कतें आ जाएं, ठीक है। एक बात और है, ये तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इसको ध्यान रखना। आप लोग कहीं भी लिख लें, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ को मैं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रूफ की टेंशन ना लें क्योंकि प्रूफ में कुछ नहीं है और बेसिकली आपके कभी भी ये पूछा भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा इसको कि हमें त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम लोग एक केस डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी बात और बता दें कि अगर मेरे पास कोई हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त का कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती हैं भैया, ये अगर बात करें कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं वृत्त की, तो हमेशा ध्यान रखना कि केवल एक ही जाती है, दूसरी स्पर्श रेखा कहीं से भी जाएगी तो वो ये वाली नहीं होगी, किसी अन्य डायरेक्शन में जाएगी, इस तरीके से करके, समझ रहे हो। तो केवल एक स्पर्श बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा बन सकती है। ये आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखनी है, इन चीजों के बारे में सोचना नहीं है ज्यादा आपको। ओके मेरे भाई, बस ठीक है नहीं। अरे हाँ यार, एक बार और बता दें, कुछ केसेस में हम लोग क्या कह देंगे, इसका नाम बदल देंगे कि ये जो है सीपी को कुछ लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। वो तो कहने की बात है, त्रिज्या तो है ही है, लेकिन कुछ लोग इसको क्या कहेंगे कि ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। तो इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या इस्तेमाल करना क्या नहीं करना, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और अब सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन पूरा हो गया यार, इससे ज़्यादा कुछ और बात होनी नहीं है और हम लोग सिर्फ बात करेंगे एक्सरसाइज। प्रश्नावली आपके पास में, प्रश्नावली 10.1 सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन खत्म, सॉल्यूशन। पानी पी लो अगर रोक करके वीडियो, किसी को दिक्कत है तो। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी, ठीक है, कितनी स्पर्श रेखाएं, ठीक है, हो सकती हैं। अब एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ये बात करें। एक वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने बिंदु हो सकते हैं भाई बताओ, कोई गिन सकता है क्या, नहीं गिन सकता, क्योंकि एक वृत्त की परिधि पे तो अनंत बिंदु अनेक हो सकते हैं, अनेक। अगर अनेक बिंदु हैं तो हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बन सकती है, प्रत्येक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा बन सकती है। तो आप लोग कहेंगे कि अनगिनत बन सकती है, या फिर अनेक कही है, अनेक, अनंत कह लें, अनंत,
ठीक है, अनंत भी कह सकते हैं, या गिना नहीं जा सकती भाई, नगण्य, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कि किसी व्रत के स्पर्श रेखा उसे, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी, ठीक है ये लिखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा, चलो पढ़ रहा हूं अब मैं, सामने लिखा है क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा कि ये कह रहा है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, भाई व्रत की स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मैंने नोट लिखवाया है आपको भी, ये तो छेदक रेखा बन गई थी। अरे यार, ये है मेरे पास व्रत, अंडे जैसा व्रत, ठीक है, तो मान लीजिए चलो ये आपके पास स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पे करती है ना, तो लिख देंगे इसमें केवल एक बिंदु पर, कितने पर, एक बिंदु पर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, दूसरे क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आ जाएगा आपका एक बिंदु पर, किस पर, एक, केवल एक, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सीधी बात है, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, हमने पढ़ा दिया, छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है यार, ये बातें करने लायक नहीं लेकिन करनी पड़ रही हैं। एक व्रत की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए हमारे पास में ये कोई व्रत है, ये बात मैंने बताई नहीं है लेकिन बतानी जरूरी है। एक व्रत की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं वो पूछ रहा है मेरे से, ठीक है, वो मेरे से पूछ रहा है। ये व्रत है बेटा, ठीक है, आपके पास इसकी एक स्पर्श रेखा ये है। अब इसके समांतर स्पर्श रेखा कहाँ खींच सकती है बताइए, यहाँ खींचेंगे तो स्पर्श रेखा नहीं, ये छेदक रेखा बन जाएगी। यहाँ खींचेंगे तब भी छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा, लेकिन यहाँ पे एक बन सकती है केवल, है ना, कि यहाँ पे बन सकती है आपके पास में। तो कितनी स्पर्श रेखा बनेगी, दो ही हो सकती है केवल ऐसी जो परस्पर समांतर हो। ये तो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली लिया, वर्टिकली भी आप ले सकते हो। अगर मान लिया एक स्पर्श रेखा ये है तो दूसरी समांतर केवल यहाँ को निकल सकती है, यहाँ को निकालेंगे तो छेदक बन जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि एक व्रत की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। सीधी बात है, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां स्पर्श करते हैं इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसमें ये भरना है स्पर्श बिंदु। एनसीईआरटी किताब सामने रखिएगा, सारी बात बन जाएगी। बात खत्म हो गई, ये तो खाली वाली। चलिए भाई साहब कह रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन शायद करना है मुझे, सॉल्यूशन करना पड़ेगा तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है भाई, कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे भी है, सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत, एक व्रत है मेरे पास, एक व्रत है, ठीक है, एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है मेरे बेटा, इसको हम सी कहते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मान के चलो कि बिंदु P हम कहाँ मान लें, बिंदु P नीचे मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सिंपल फिगर बनाएंगे। P तो ये आपके पास में P पॉइंट है, P पॉइंट पर इस पर स्पर्श रेखा है मेरी, स्पर्श रेखा ऐसे स्पर्श रेखा PQ है ना, स्पर्श रेखा PQ, इसका मतलब Q पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, Q पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, PQ स्पर्श रेखा कहीं ना, ये PQ स्पर्श रेखा ही तो है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है, तो ये हमारे पास है, ठीक है, ये O है केंद्र, इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, ये वाली कितनी है, ये वाली OQ 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी थी, ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपके पास में क्लियर है। PQ बताइए, इसका मतलब ये निकालनी है मेरे को। अरे भाई ये काम हम बचपन से करते आए, आज कोई नए काम थोड़ा ही करा लिया। तो अगर ये इस बात करें, ये कितना एंगल होगा बेटा, ये P को नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ये एंगल कितना होगा अभी पढ़ा है, हम जानते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्या परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है। तो सीधी बात है हमारे पास, अतः
त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, है भाई, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण है, तो हमें पता है कि जो ओ क्यू का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है मेरे पास, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमें निकालना है पी क्यू। ठीक है, पी क्यू तो निकलवा रहा हूँ मेरे से, हाँ पी क्यू की लंबाई निकलवा रहा, प्लस पी ओ कितना है, ये 5 है तो 25 हो जाएगा। या ऐसा कहिएगा कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा 144 माइनस 25, या फिर पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में कितना, 144 में से घटा लो यार, मेरे से तो घटने का नहीं अभी, 14 9 आ जाएगा और 3 119 है ना, तो 119 और पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 119 प्लस माइनस में, और ये तो लंबाई है तो हम प्लस वाला ले लेंगे, तो 119 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प सही है जरा चेक कर लें, डी हमारे पास कौन सा सही है, डी है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और समाप्त करते हैं यार एक्सरसाइज को। और अगली एक्सरसाइज में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन कराएंगे उसका भी वीडियो सेकंड के अंदर, तो आपको दिक्कत ही कुछ नहीं होगी। ये कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, खींच ले रहा हूँ अभी। अच्छा वृत्त है, कोशिश करें कि कंपास या प्रकार से ही बनाएं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो कोई बात नहीं भाई, उसने कहा है कि आपको ये काम ऐसे ही नहीं पेंसिल से कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 में नोट ये रचना करनी है। इसमें रचना का मतलब होता है कि आपको प्रकार पेंसिल का यूज करना है। आपको किसका यूज करना है, पूरे ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन को करते समय। तो अब आप कैसे करेंगे, एक पहले तो सेंटर बना करके आप क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे किसी भी त्रिज्या का ऐसे करके, है ना, एक वृत्त बना लेंगे। मेरे पास अभी यहाँ सामान है तो, लेकिन मैं अगर निकालने जाऊंगा यार, उसको थोड़ा सा दूर रखा है सामान, माइक लगा है मेरे कॉलर पे, तो आज ऐसे ही समझ लो, रचनाएं जब कराएंगे तो समझ में आ जाएंगे सब चीज़ें। नेक्स्ट चैप्टर रचना होगा। एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र हमारा ये है, ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं एक दी गई रेखा के समांतर, हमें सपोज कर लो हमें एक रेखा ये दे दी गई, हमें कोई भी एक समांतर रेखा ये है, कोई भी बाहर है, समांतर दो ऐसी रेखा खींची, इसके समांतर एक रेखा तो यहाँ खींचनी जो उसको स्पर्श करती हुई जाएगी, ठीक है, और एक रेखा और खींचनी जो उसको छेदक रेखा बनाती हुई जाएगी। लो भाई खींच दी हमने, क्या है, लेकिन इसको खींचोगे कैसे मेरे भाई, इसके समांतर ये रेखा, क्या समांतर रेखाएं खींचनी आती हैं आपसे, नहीं आती ना, अगर नहीं आती तो प्लीज इंतजार करें नेक्स्ट चैप्टर का, मैं वहां पे ना आपको पूरा सिखाऊंगा, पूरा सामान इस्तेमाल करूंगा जो ज्योमेट्री बॉक्स का होता है, और एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा कैसे खींची जाती है उसका सहारा लिया जाएगा आपको रचनाओं में, ठीक है। तो अभी तो आप लोग, अगर आती है आपसे समांतर रेखा खींची तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आती तो पेंडिंग में छोड़ दीजिए क्वेश्चन, अगर आती है तो खींच लीजिएगा। इसके समांतर पहले ये इस पी पॉइंट से हो जाने वाली रेखा खींच लीजिएगा, और फिर इसके समांतर एक कोई दूसरी रेखा ये खींच दीजिएगा। हमारे पास ये हमारी छेदक रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा, ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा, ठीक है, रेखा, ठीक है, और ये हमारा कोई बाहर लाइन है जिसके समांतर में खींचनी थी, ये हमारी अप्रतिच्छेद रेखा है, अप्रतिच्छेदी रेखा है, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो दैट्स ऑल ओवर, मतलब ये अब खत्म हो चुकी हैं चीजें। तो बेटा इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन दोनों एक्सरसाइज प्रश्नावली 10.1 के हो चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे 10.2 का। आज इतना ही रख करके इसको अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए और ठीक ठाक नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट, जितने पॉइंट्स मैं बताए हैं ये नोट करने वाले पॉइंट्स हैं और इनको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा इसमें भी। और आगे हमारे आने वाले कुछ चैप्टर्स हैं जो कि वृत्त के क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करने में इस्तेमाल होंगे। तो आपको अगर पता रहेगा कि त्रिज्या खंड क्या है, आपको वृत्त खंड क्या है, आपको जीवा क्या है, तो वो सब चीजें अगर आपको सारे पद यानी कि टर्म्स क्लियर होंगी तो आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।